इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज होती हैं, इतने रहस्य होते हैं जो इतने गहरे दबे होते हैं कि जब वो सामने आते हैं तो दुनिया देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर प्राचीन भारत जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, अगर उसके पास दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की कुछ ऐसी टेक्निक रही हो जिसे जानबूझकर सदियों तक पूरी इंसानियत से छिपाया गया हो। आज हम एक ऐसे ही मिस्ट्री के दरवाजे खोलने जा रहे हैं दोस्तों। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे मिस्टीरियस ग्रुप, या जिसे आप गुट भी कह सकते हैं, जो कहलाता था 9 अज्ञात लोग, द 9 अननोन मैन। इसकी मिस्ट्री आज हम इतिहास के एक ऐसी सदियों पुरानी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये कहानी इतनी रोमांचक है, इतनी दिलचस्प है, इतनी इंटरेस्टिंग है और इतने हैरान करने वाले फैक्ट्स से भरी हुई है कि इसे काटकर छोटा करना इसके साथ बेईमानी होती। इसीलिए मैंने इस महागाथा, महाकहानी को 2 पार्ट्स में बांटने का फैसला किया और आज आपके सामने मैं इसका पहला पार्ट पेश करूंगी। आप सोच रहे होंगे, मिस्ट्री और अनसॉल्व मिस्ट्री कहते कहते हम हिस्ट्री में कैसे पहुंच गए। ये हिस्ट्री की वो मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं हुई, जिसके जवाब कभी नहीं मिले। जब भी हम सीक्रेट सोसाइटी या किसी सीक्रेट ग्रुप की जब इंट्रोडक्शन आता है या कभी बात होती है, कभी भी बहुत मिस्टीरियस डिपार्टमेंट्स, ग्रुप्स, इन सब की जब डिस्कशन होती है तो अक्सर हमारा पहला थॉट होता है यूरोपियन या वेस्ट में आने वाली कंट्रीज और वहाँ के जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, जैसे इल्यूमिनाटी थी बवारिया की, या फ्री मेसन्स थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी एक ऐसे ब्रदरहुड की, एक ऐसे ग्रुप की, एक सीक्रेट ग्रुप की कहानी रची बसी है जो इन सब से भी शायद बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा ताकतवर और कहीं अधिक मिस्टीरियस है, और वो है द 9 अननोन मैन, 9 अज्ञात लोग। आम बोलचाल में इन्हें अक्सर भारत का इल्यूमिनाटी कहा जाता है, बट माना जाता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी को 3rd सेंचुरी BC में मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये सीक्रेट सोसाइटी किसी भी सत्ता पलटने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए या लोगों पे पावर का गलत यूज करने के लिए नहीं बनी थी। ये इन सब थॉट से, इन सब चीजों से अलग एक अलग मकसद के लिए बनाई गई थी, और वो मकसद था इंसानियत के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को संभालना, समेट के रखना और हमेशा के लिए उसे प्रोटेक्ट करना। इस समाज का, ये सीक्रेट सोसाइटी का जो होने का जो मुख्य आधार है, ये विश्वास है इसका कि प्राचीन भारत में, और शायद बहुत पहले अत्यंत प्राचीन सभ्यताएं, जैसे भगवान राम का जो साम्राज्य था, उस प्राचीन भारत ने विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा लेवल हासिल किया था जो आज की जो हमारी कैपेबिलिटी है टेक्निकल, या तो उसकी बराबरी करता था या शायद उससे भी आगे था। और ये किंवदंती या लेजेंड को मानने वालों का ये तर्क है, ये उनका पॉइंट है कि प्राचीन काल में एरोस्पेस इंजीनियरिंग या परमाणु साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक जो कैपेबिलिटीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, इनके जैसे जो डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव साइंसेस थे, ये पूरी तरीके से प्राचीन भारत में अच्छी तरीके से स्ट्रांगली डेवलप हो चुके थे। और ये जो 9 अननोन मैन है, ये 9 अज्ञात लोगों का जो ग्रुप था, इनके पीछे का मुख्य विचार, द मेन थॉट ये था दोस्तों कि इस ज्ञान को जानबूझकर आम लोगों के पहुंच से बहुत दूर रखा गया ताकि इंसान खुद अपनी प्रजाति को नष्ट न कर ले। तो आज की ये कहानी उन्हीं 9 अज्ञात लोग, वो 9 अननोन मैन के बारे में बहुत बारीक, डिटेल, जितना पॉसिबल है उतना डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करती है। इस कहानी के साथ मैं आपको उस ग्रुप से जुड़ी हुई बहुत ही असाधारण, स्ट्रेंज जो हिस्टोरिक घटनाएं थीं, या बहुत ही अजीब और ना समझ पाने वाली टेक्नोलॉजिकल घटनाएं थीं, या फिर
वर्ल्ड की बहुत ही जानी मानी हस्तियां जैसे कि पोप सिल्वेस्टर II से लेकर आज तक के जो मॉडर्न हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, वो कैसे इस ग्रुप से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो ये जो 9 अननोन मैन हैं, इनकी जो थॉट प्रोसेस का फाउंडेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 3rd सेंचुरी BC के दौरान मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य किंगडम था, उसके जियोपॉलिटिकल और मेंटल हालात को समझना होगा। तो हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्यन जो एम्पायर था वो मिलिट्री वाइज और एडमिनिस्ट्रेशन वाइज एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को बहुत सक्सेसफुली एकजुट करके रखा हुआ था। लगभग 268 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के बाद सम्राट अशोक को विरासत में एक ऐसा राज्य मिला जिसकी पहचान उसकी बेजोड़ सैन्य शक्ति, जो मिलिट्री, जो पावरफुल उनकी मिलिट्री थी, उससे होती थी। अपने दादाजी की विरासत को बनाए रखने के लिए और अपना एक एब्सोल्यूट एकाधिकार बनाए रखने के लिए उस एरिया में अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य, जो आज का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। कलिंग के लोगों ने मौर्य साम्राज्य के शासन का बहुत विरोध किया और जिसके कारण एक बहुत बड़ा और बहुत थका देने वाला युद्ध छिड़ गया। अशोक ने बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग सेना वहां उतारी और जिसके परिणामवश उन्होंने कलिंग पे विजय तो पाली, लेकिन कलिंग की बर्बादी, डिस्ट्रक्शन के बीच में खड़े होके सम्राट अशोक को अपनी ही एम्बिशन का जो बहुत भयानक रिजल्ट था वो देखने को मिला, और जिसकी वजह से सम्राट अशोक के विचारों में बहुत रैडिकल चेंज आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वायलेंस छोड़ के, हमेशा के लिए वायलेंस छोड़ के धर्म का रास्ता पकड़ेंगे, नॉन वायलेंस का और धर्म का। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब से वो सच्ची जीत केवल धर्म के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे, यानी कि नेकी, कर्तव्य और ईश्वर भक्ति का पालन करेंगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और एक क्रूर शासक से बदलकर एक बहुत दयालु, बहुत इंटेलिजेंट और एनलाइटेंड शासक बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के जो रिसोर्सेस थे उनका इस्तेमाल करके बुद्धिज्म पूरे दुनिया में फैलाना शुरू किया, उसके बारे में बात करना शुरू किया। और कहते हैं कि भारत में ही नहीं, सिलोन, मलय पेनिनसुला, इंडोनेशिया, तिब्बत और मंगोलिया तक इन क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि सम्राट अशोक का जो ये परिवर्तन था, इसके पीछे सिर्फ कलिंग युद्ध और उसका देखा हुआ डिस्ट्रक्शन नहीं था। ये जो 9 अज्ञात लोग हैं, 9 अननोन मैन, इनका जो लेजेंड है, यही सम्राट अशोक के परिवर्तन में एक और बहुत मिस्टीरियस लेयर जोड़ती है। ये कथा, ये कहानी मानती है कि अशोक का जो चेंज था, ये सिर्फ धार्मिक शांति का नहीं था, यहाँ तक सीमित नहीं था। उस समय सम्राट अशोक एक बहुत ही एक्सटेंसिवली उन्नत सभ्यता के शासक थे, बहुत ही प्रोग्रेस्ड और डेवलप्ड सभ्यता के शासक थे। और ये जो पुराने भारतीय विद्वान थे, इनके द्वारा जो इकट्ठा किया गया नॉलेज था, टेक्निकल, साइंटिफिक, इसके डेटा के एक बहुत बड़े भंडार के ऊपर वो बैठे थे और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। कथित तौर पर कहते हैं कि इस ज्ञान में, जो ज्ञान अर्जित किया था, इसमें ये पुराने हथियार, ये प्रोग्रेस्ड एडवांस्ड मेटल का जो विज्ञान होता है, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, या बायोलॉजिकल साइंसेस के भी ट्रेसेस हैं। जो मिथक हैं, जो कहानियां बताते हैं, वो ये कहते हैं कि सम्राट अशोक उस टेक्नोलॉजी के एक अस्तित्व को, एक ओरिजिन को पहचान गए थे जो पिछले पुराने युगों के बर्बादी का या खत्म होने का कारण बनी थी। कहते हैं इसमें विशेष रूप से भगवान राम का जो एम्पायर था उसका भी संदर्भ दिया गया है, जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार हजारों साल पहले बहुत ही डेवलप था, एडवांस था, लेकिन शायद परमाणु न्यूक्लियर हथियारों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
सम्राट अशोक एक बहुत भयानक सच्चाई को पहचान गए थे, और वो ये कि इतना डेवलप्ड साइंटिफिक नॉलेज, इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल साइंटिफिक नॉलेज, स्पेशली एटॉमिक मैटर या एरोस्पेस की क्षमता, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की जो नॉलेज थी या कैपेबिलिटी थी, ये अगर उस समय आम विद्वान जो थे वहाँ पर, या कोई बहुत ही एम्बिशियस सेनापति या किसी बुरे इरादे वाले इंसान के हाथ लग जाती, या ओपनली उन्हें मिल जाती है नॉलेज, खोल दिया जाता वो नॉलेज के भंडार को, तो वो निश्चित रूप से उस चीज को एक हथियार में बदल देते। और वो ये समझ गए थे सम्राट अशोक कि इंसानियत हालांकि ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने के लिए तैयार थी, केपेबल थी, लेकिन मॉरली और साइकोलॉजिकली इतनी बड़े पावर को इस्तेमाल करने के लिए, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कभी कहीं सुना था कि बहुत ज्यादा पावर के साथ आती है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, और सम्राट अशोक ये चीज समझ गए थे। अब इतने खतरनाक ज्ञान को लगातार इकट्ठा करना, उसको जांच करना, उसको संरक्षित करना, सेफ रखना किसी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा काम था। तो इस वजह से सम्राट अशोक ने वो कदम उठाया जिसे ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में इंफॉर्मेशन सप्रेस करना या इंफॉर्मेशन सप्रेशन या छुपा के रखने का एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट बोला जाता है। लगभग 270 ईसा पूर्व BC में उन्होंने भारत के सबसे शानदार, सबसे इंटेलिजेंट, बौद्धिक रूप से बहुत ही प्रतिभाशाली और मॉरली स्ट्रॉन्ग लोगों को बुलाया। उन्हें सीक्रेसी की शपथ दी गई और उन्हें 2 काम सौंपे गए। पहला कि जो इंसान की वैज्ञानिक समझ है, जो उनकी कैपेबिलिटी और लिमिट है, उसको धीमे धीमे समझा के आगे, लगातार आगे बढ़ाना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना कि ये जो ज्ञान इन लोगों के पास था, ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह से छिपा रहे। और इस तरह से स्थापना हुई 9 अननोन मेन की सीक्रेट ग्रुप की ऑफिशियल स्थापना। कथित तौर पर ये 9 अननोन मेन का जो स्ट्रक्चर था, ये ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये हमेशा चलता रहे, परपेचुअल, और इसमें काम का पूरी तरह से बंटवारा हो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भारतीय संस्कृति में 9 जो नंबर है, इसको कंप्लीटनेस के लिए माना जाता है, शक्ति, पावर के रूप में माना जाता है, और पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जैसे नवग्रह, 9 देवियां, नवरात्रि या 108 जैसी पवित्र संख्या जिसका जोड़ भी 9 है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक चीज और देखिएगा, 9 का जो पहाड़ा होता है, जो टेबल होता है, उसमें आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस रिजल्टिंग नंबर का जो टोटल एडिशन आएगा वो 9 आएगा। और यही कारण है कि सम्राट अशोक ने दुनिया के सबसे बड़े और असीमित ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मांड के इसी प्रतीक को, इसी रूप को ठीक 9 लोगों में चुना था। और ये इंश्योर करने के लिए कि ये ग्रुप, ये सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट ग्रुप अपने जो उनके 9 लोग थे, उनकी निश्चित जो उनकी डेथ थी उसके बाद भी चलता रहे, इटर्निटी तक चलता रहे, इसके लिए सम्राट अशोक ने इन लोगों के साथ मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेकिन बहुत ही कोवर्ट एक स्ट्रक्चर सिस्टम लगाया था, जिसके अंतर्गत ये लोग सालों साल लोगों के ऊपर, आसपास जो अपने इनके ग्रुप के लोग होते थे या जो सीखते थे, पढ़ते थे, इनसे उन पर नजर रखते थे, उनके कैपेबिलिटीज पर नजर रखते थे, जिससे कि वो उनको अपने सक्सेसर्स की तरह बाद में ला सके। और अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर बीमार हो जाए या असमय उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये जो फॉलोअर्स थे, जो लोग ट्रेन किए जा रहे थे, इनमें से बेस्ट लोगों को उठा के वही सीक्रेसी की शपथ देके उस जगह पर, उस पोजीशन पर वापस ला दिया जाता था। इतनी केयर और केयरफुलनेस के साथ ये लोग जो काम करते थे, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसी वजह से कहते हैं कि इस ग्रुप ने 2000 वर्ष तक, और या शायद उससे भी ज्यादा, अपनी ऑपरेशनल इंटेग्रिटी को बनाए रखा। और इतने समाज, इतने राज्य आए और गए, लेकिन ये ग्रुप उनके बीच में भी बचा रहा। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो 9 टॉपिक्स या 9 एरिया, वो 9 एरियाज, वो स्ट्रेंथ, वो नॉलेज जो ये 9 लोग संभाल के रखते थे, मानिए या ना मानिए। और दुनिया भर में आपको पार्ट 2 में ये ज़रूर बताऊंगी कि कैसे प्रोपेगेंडा के थ्रू
भारत की इतनी रिच सभ्यता, कल्चर को झूठ, मिथ्या बना के दबा दिया गया। बट ये सच्चाई है या नहीं मैं नहीं जानती, और शायद मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है आपको ये बताने के लिए कि ये वाकई में सच है। लेकिन मैं भरोसा ज़रूर करती हूँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हमारे भारत के पास बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी साइंस की, टेक्नोलॉजी की, जो बाद में मानवता और इतिहास में काम आती रही। तो ये ज्ञान 9 किताबों में बटा हुआ था। तो पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। तो इस लेजेंड को मानने वालों का कहना है कि ये पहली किताब सबसे खतरनाक थी, जहां पर प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार का जो साइंस है, जो टेक्निक है, कैसे वो बिना वायलेंस के कैसे बड़े बड़े कंट्रीज को ढहा के उन पर कब्जा कर सकती थी या विजय प्राप्त कर सकती थी। कहते हैं कि इस किताब में मैस ओपिनियन को चेंज करना या लोगों की सहमति चेंज करना या बनाना या किसी भी आबादी के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज लाना बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक तरीकों से, टेक्निक से कैसे करना है, ये डेटा या डिटेल्स उसमें शामिल थे। कहते हैं कि इसका जो मूल विचार था, जो मेन थॉट था, फाउंडेशन था, वो ये था कि जो नैरेटिव को नियंत्रित करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है, और ये ज्ञान किसी भी कोई अदृश्य शक्ति भी हो उसको पर्दे के पीछे से दुनिया को चलाने की ताकत देता है, क्योंकि वही तय करते हैं कि लोग किस बात को सच माने। दूसरी किताब थी शारीरिक विज्ञान या फिजियोलॉजी पर, और ये किताब इंसानी शरीर और उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसके काम करने के तरीकों के जो सीक्रेट है, जो मिस्ट्री है, उस पर बेस्ड थी। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात थी मौत का स्पर्श या टच ऑफ डेथ। इस नाम की एक बहुत ही सीक्रेटिव टेक्निक थी, बहुत मिस्टीरियस एक टेक्निक लिखी थी इस किताब में। ऐसा माना जाता है कि ये जो विद्या थी, इसको जानने वाला जो इंसान था या जो भी इंसान होता है इस विद्या को जानने वाला, वो किसी के भी शरीर के जो बहुत ही डेलिकेट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन पर हल्का सा दबाव डालकर या सिर्फ छू कर ही उनकी जीवन की एनर्जी को खत्म कर सकता था। लेकिन इस किताब का एक अच्छा साइड भी था। कहते हैं कि जब अपनी बॉडी की ह्यूमन जो एनर्जी होती है, जो पूरा घेराव होता है एनर्जी का बॉडी के आसपास, उसके इतने ही डीप नॉलेज को जब सेफ तरीके से दुनिया के सामने लाया गया, तो उसी से जन्म हुआ मार्शल आर्ट्स का। बिना हथियार के अपनी आत्मरक्षा करने की कला, इसका जन्म हुआ, और मार्शल आर्ट्स के बारे में सब जानते हैं। तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी। ये किताब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की छिपी हुई दुनिया के बारे में थी जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। इनमें जो हमारी प्रकृति के सबसे छोटे जो जीव थे, उन पर कंट्रोल पाने का एक ऐसा इम्पोर्टेंट और डीप ज्ञान था, इतना डीप और गहरा नॉलेज था, जो अगर गलत हाथों में पड़ता तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता था। लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट था वो था जीवन बचाने वाला। कहा जाता है कि आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके आने से सैकड़ों साल पहले ही इन 9 लोगों के पास दुनिया की सबसे भयानक बीमारियों का पक्का इलाज और उन्हें रोकने वाली जो वैक्सीन्स थी, उसके गुप्त फॉर्मूले ऑलरेडी मौजूद थे। चौथी किताब थी एल्केमी और मेटलर्जी पे, धातुओं पर उनका जादू। ये किताब मेटल्स के जो चमत्कारिक विज्ञान है उससे जुड़ी थी। कहते हैं इसमें ऐसे सीक्रेट्स लिखे थे जिनसे किसी भी सस्ती या साधारण धातु या मेटल को तुरंत असली सोने में बदला जा सकता था, या एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल में बदला जा सकता था। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये राज दुनिया के सामने आ जाता तो रातों रात पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह हो सकती थी। इसके अलावा इस किताब में ऐसी मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत डिफरेंट तरीके के एलॉयज बनाने का तरीका भी लिखा था, जिन पर कभी जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं आती, या जो समय के साथ खराब नहीं होती। एक ऐसा एडवांस्ड साइंस, ऐसा एडवांस्ड टेक्निक जिसको आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण जरूर दूंगी इस कहानी में। खैर, 5वीं किताब की तरफ चलते हैं। 5वीं किताब थी कम्युनिकेशन पर, संचार
और संपर्क पे। ये किताब कहते हैं आज की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इससे भी कई 100 कदम आगे थी। कहा जाता है कि इसमें दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही बिना कोई क्लू, कोई सुराग छोड़े संदेश भेजने के तरीके लिखे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किताब में पृथ्वी के बाहर रहने वाले जीव यानी एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एंटिटीज थी, इनसे कांटेक्ट करने की भी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी और टेक्निक्स का जिक्र था। पुरानी कहानी और कथाओं के अनुसार इस मिस्टीरियस ज्ञान के कुछ अंश, कुछ एरियाज प्राचीन ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए मिले हैं। पहले पेपर तो होता नहीं था, तो पत्तों पर लिखते थे, तो जिन्हें अंशुबोधिनी कहा जाता है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विश्वास के काबिल नहीं है, पर यकीन मानिए भारत का इतिहास बहुत रिच था। सुनते रहिए और रहिए हमारे साथ, आपको पता लगेगा क्यों कह रही हूं मैं ऐसा। छठी किताब थी ग्रेविटी और एरोस्पेस पर आधारित। कहते हैं शायद ये इन 9 किताबों में से टेक्निकली सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली किताब थी, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रेविटी को मात देने वाली यानी एंटी ग्रेविटी के साइंस पर आधारित थी। आपने हमारी पुरानी कथाओं में उड़ने वाले रथ या विमानों के बारे में तो जरूर सुना होगा। माना यह जाता है कि इस किताब में उन रहस्यमय विमानों को बनाने के असली ब्लूप्रिंट्स और तरीके लिखे हुए थे। और ये कोई आम हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि ऐसे वाहन थे जो हवा में स्थिर रह सकते थे, यानी कि एंटी ग्रेविटी। और यहाँ तक कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल तक की अंतरिक्ष यात्रा भी कर सकते थे, यानी आज के स्पेस साइंस से भी कई गुना आगे। 7वीं किताब थी कॉस्मोलॉजी पर, ब्रह्मांड का रहस्य। जहां पे छठी किताब अंतरिक्ष यात्रा के बारे में थी, ये 7वीं किताब पूरे यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स के बारे में बात करती थी। कहा जाता है कि इंसानियत के इतिहास में ब्रह्मांड को समझने का इससे बड़ा कोई रिसर्च हुआ ही नहीं। इस किताब में ये राज लिखा था कि ब्रह्मांड की शुरुआत असल में हुई कैसे, यूनिवर्स कैसे बना, जन्म कैसे लिया, तारों का जन्म और अंत कैसे होता है, और डार्क मैटर जैसी ये जो सीक्रेट चीजें, मिस्टीरियस चीजें हैं, ये क्या है। अगर आसान शब्दों में मैं बोलूं तो ये किताब इस बात का पूरा विज्ञान, पूरा साइंस समझाती है कि ये असीम ब्रह्मांड जो है ये कैसे फैलता है और कैसे काम करता है। 8वीं किताब थी द पावर ऑफ लाइट। ये किताब लाइट को सिर्फ उजाले की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत, फिजिकल फोर्स के रूप में देखती थी। इसमें सूरज की असीमित जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको जमा करने की और इस्तेमाल करने के बहुत एडवांस तरीके लिखे थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी थी। उस किताब में इस एनर्जी को एक केंद्रित किरण की तरह, फोकस्ड बीम की तरह बदलने का तरीका भी लिखा था। और ये बिल्कुल आज की आधुनिक जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसकी तरह था, जिसकी जो रेज हैं, जो बीम्स हैं, वो किसी भी चीज को भेद सकती हैं। और 9वीं और आखिरी किताब थी समाज शास्त्र और भविष्य का विज्ञान, सोशियोलॉजी एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये आखिरी किताब सीधे इंसानी समाज और उसके भविष्य के बारे में थी। इसमें कुछ ऐसे नियम, अचूक नियम और एल्गोरिदम्स लिखे थे जिनसे ये भविष्यवाणी की जा सकती थी कि कोई भी सभ्यता या देश कब तरक्की करेगा या कब उसका डिक्लाइन होगा। कहा जाता है कि इस ज्ञान की मदद से ये 9 लोग ना सिर्फ इंसानी इतिहास और भविष्य को पहले से देख सकते थे, बल्कि पर्दे के पीछे से दुनिया की बड़ी घटनाओं को कंट्रोल भी कर सकते थे सीक्रेटली। तो आइए आपको बताते हैं कि सीक्रेट होते हुए भी इस सीक्रेट सोसाइटी ने कैसे चुपचाप दुनिया में इंटरवीन किया जब इनकी जरूरत पड़ी। तो इन 9 अज्ञात लोग जो अननोन मैन थे, इनका एक बहुत ही सख्त नियम था, और वो ये कि दुनिया के मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देना और पूर्ण रूप से चुप रहना, मौन रहना। वो सोसाइटी का उठना और गिरना डिटैच्ड होकर देखते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब जब मानवता पर कोई बड़ा खतरा आया या जब बिना किसी नुकसान के बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, तब इन्हीं 9 अननोन लोगों ने
बहुत ही सोचे समझे तरीके से अपने इस प्रोटेक्टेड ज्ञान को दुनिया में चुपचाप लीक किया। मैं आपको पहला बताती हूँ, सीक्रेट ऑफ कॉलेरा वैक्सीन, हैजे का जो टीका होता है इसका रहस्य। 19वीं शताब्दी में जब कॉलेरा महामारी बनकर दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी को भयानक रूप से खत्म कर रहा था, तब इन 9 लोगों को लगा कि इंसानियत इसके लिए तैयार नहीं है। इस बड़ी आबादी को खत्म होने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी से हैजे का, कॉलेरा का टीका का जो वैक्सीन का फॉर्मूला था, इसको बहुत ही गुप्त तरीके से सीक्रेटिवली वेस्टर्न चिकित्सा के जो पायनियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन तक पहुंचाया। जो रहस्यमय जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनका सीधा दावा है कि जो आज की वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की जो शुरुआत, जो कहते हैं, जो फादर हैं उसके, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर यर्सिन को, ये प्राचीन भारतीय माइक्रोबायोलॉजी अनजाने में इन्हीं 9 लोगों द्वारा दी गई थी। मार्शल आर्ट जूडो की दूसरी किताब में जो शारीरिक विज्ञान का जिक्र हमने किया था, जो नर्वस सिस्टम और जो बॉडी की जो एनर्जी होती है, या मौत का स्पर्श, इसका एनालिसिस था। तो इसको इस रूप में बाहर निकालना बहुत खतरनाक था, इसीलिए इन 9 लोगों ने जानबूझकर इसका एक बहुत ही हल्का और डिफेंसिव जो एरिया था, जो पार्ट था, वो लीक किया। कैसे इसको आप डिफेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इस ज्ञान ने लोगों को सिखाया कि जो आपका ये फिजिकल फोर्स होता है, जो ब्रूट फोर्स होता है, इसका इस्तेमाल किए बिना सिर्फ उसको लीवरेज करके, बैलेंस के साथ और प्रेशर पॉइंट्स का यूज करके आप कैसे अपने दुश्मन को बेअसर कर सकते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल इंटेलिजेंस था, इसका फाउंडेशन था, जो आगे चलकर जूडो नाम की मार्शल आर्ट में कन्वर्ट किया गया। और दूर क्यों जाना दोस्तों, भारतवर्ष में देखते हैं गंगा नदी का रेडियोलॉजिकल प्योरिफिकेशन। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला इंटरवेंशन था इन 9 लोगों का। गंगा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जल का स्रोत है, जहां हजारों साल से भयानक जो बीमारियां हैं, जो बहुत ही असंख्य तीर्थ यात्री हैं, वो अपनी बीमारियों से पीड़ित होने के साथ स्नान करने आते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो इस वजह से उस नदी के पानी को महामारियों का सबसे बड़ा केंद्र बन जाना चाहिए। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों नहीं हुआ? स्वस्थ जो तीर्थयात्री हैं, वो लगातार उन्हीं बीमार लोगों के साथ उसी गंगा नदी के पानी में नहाते हैं और फिर भी सुरक्षित रहते हैं। माना जाता है कि इन 9 लोगों ने अपनी एडवांस टेक्निक से गंगा के पानी का रेडियोलॉजिकल शुद्धिकरण कर दिया था, जिससे ये पानी अपने आप बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देता है। आप सबने दिल्ली के आयरन पिलर के बारे में तो सुना ही होगा। मटेरियल साइंस के क्षेत्र में इन 9 लोगों की जो चौथी किताब थी, जो मेटलर्जी और एलॉयज के बारे में थी, अल्केमी के बारे में थी, उसका ये सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है दिल्ली के आयरन पिलर। 1600 साल से भी ज्यादा पुराना लोहे का ये विशाल ढांचा सदियों से भारत के कठोर मौसम को झेल रहा है, लेकिन इसमें जंग या करोजन का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों। और ये कोई चमत्कार नहीं है, एक बेहद एडवांस्ड मेटल्स का साइंस है। इस लोहे में जंग को रोकने वाली एक प्रोटेक्टिव रस्ट फिल्म जैसी है, और फास्फोरस का इतना सटीक इस्तेमाल किया गया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक वेस्टर्न साइंटिस्ट और साइंस ना तो इसे समझ पाया और ना ही इसकी आज तक नकल कर पाया। इन 9 लोगों की जो लेजेंड है, इसमें विश्वास जो करने वाले हैं, उनका मानना है कि ये जो आयरन पिलर है दिल्ली का, ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि इस सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही स्थायी स्मारक है। दिल्ली का ये आयरन पिलर मोलेकुलर केमिस्ट्री पे जो उनकी महारत हासिल थी उन 9 लोगों को, ये पिलर दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर आज भी उस छिपी हुई एडवांस टेक्निक की गवाही देता है। पार्ट 1 में दोस्तों इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं आर्कियोलॉजिकल, हमारे पास कौन सी एम्पिरिकल एविडेंस है जो
ये प्रूव करता है कि ये ज़रूर एग्जिस्ट करते थे। लेजेंड है या नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ तथ्य हैं ऐसे जो मैं आपके साथ अगले पार्ट में शेयर करूँगी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो दूसरे पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर करिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए। थैंक यू।